जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ होनी चाहिए। कभी भी डिप्रेशन में मत पड़िए, क्योंकि डिप्रेशन में पढ़ा हुआ चीज भी आप भूल जाइएगा। बेशक मानते हैं एग्जाम आपका करीब आ रहा है, तो आप सोचिए कि आप एक साल से क्या कर रहे थे। और मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे आसान कोई कंपटीशन है तो बीपीएससी है। आप आराम से कीजिए बिना पजल हुए। हाँ, कब आसान है? जब आप उसका सिलेबस अच्छी तरह समझ जाए। तो सिलेबस समझ गए तो 50% काम हो गया, क्योंकि सब चीज जो है सिलेबस पे ही आधारित है। क्योंकि पूरा बुक आपको नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपके लिए फायदेमंद है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप जोश और उत्साह के साथ पढ़ते हैं। आप पढ़िए, लेकिन धैर्य को हमेशा बरकरार रखें। तो चलिए इसी जोश और उत्साह के साथ हम आपको विधायिका के बारे में बता देते, कार्यपालिका के बारे में बता देते। अब हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो भारत में जो है न्यायपालिका एक तरह का है, ठीक है। तो कैसे भैया? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ आपको क्या बोलते हैं, न्यायालय होता है। तो वो राज्य के अधीन होता है। सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे सर्वोच्च, सुप्रीम सबसे ऊपर है। जैसे आपके घर में अगर दादा दादी मम्मी पापा सब कोई है, तो दादाजी हैं सुप्रीम कोर्ट, पिताजी आपके हाई कोर्ट, और बाकी आपके सब क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपसे जो बड़े क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो अगर यहाँ से बड़ी नहीं हुई कोई चीज तो आप यहाँ ले जा सकते हैं, और यहाँ से भी आपको नहीं हो रहा है तो आप उस चीज को यहाँ ले जा सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि भारत में जो है एकल न्यायिक प्रणाली है। तो न्यायपालिका की संरचना अगर देखें तो संघ और राज्य में क्या है, एकल न्यायिक प्रणाली। क्योंकि आप जहां ये केस कर सेम वही केस यहाँ हो रहा है, सेम यहाँ पे आप सभी जगह जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको मान लीजिए कोई भी अगर सिफारिश करनी हो, तब आप अपने बड़े से कहते हैं, फिर बड़ा पिताजी को बताते हैं, फिर पिताजी बोलते हैं कि भाई मुखिया है दादाजी तो उनको बताए। वैसे ही यहाँ पे है और कुछ नहीं है। पढ़ाई को जितना, पढ़ाई जैसा सरल चीज दुनिया में कुछ नहीं है, बस आप उसको पढ़ने का तरीका सीखिए। अब देखिए, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, हम हाई कोर्ट से शुरू करते हैं। तो क्योंकि हम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हाई कोर्ट से ही शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। अब देखिए, प्रत्येक समझिए, प्रत्येक मीन्स एक, और प्रत्येक राज्य के लिए कितने होने चाहिए, तो एक उच्च न्यायालय। प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स 2 1 4, 2 1 4, ठीक है। 2 1 4, इसको कैसे याद कीजिएगा दोस्तों? तो 2 1 कितना होता है, 3, और 3 में 1 जोड़ेगा तो 4, 2 में 1 जोड़ेगा 3, और 3 में 1 जोड़ेगा तो 4, 2 1 4 क्या कहता है, तो प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। फिर मान लीजिए कि अब बात चलने लगा, भाई ऐसे कैसे होगा? अगर मान लीजिए न्यायालयों की संख्या कम हो गया या जजों की संख्या कम हो गया, तो उस समय क्या करेंगे? तब क्या हुआ कि ठीक है, संसद को यह भी शक्ति दिया जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब इसको बहुत आसान है याद करना, 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक क्या होता है, 3। तो 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक 3, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो अनुच्छेद है उसी से इसका परिभाषा होता है। 2 या 2 से अधिक मतलब 3, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। ये किसको अधिकार है, तो ये संसद को अधिकार है। और 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य तो एक उच्च न्यायालय चाहिए, ठीक है दोस्तों। इससे यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले होता है अध्यादेश जारी करना, किसके द्वारा, 1 2 3। जब राष्ट्रपति अध्यादेश बुलाता है तो क्या होता है, 1 2 3। जब राज्यपाल अध्यादेश बुलाता है क्या होता है, 2 1 3। और जब संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो वो क्या है, 2 3 1। तो इससे आप 3 को अनुच्छेद आसानी से याद कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, और केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, तो एक मुख्य कैसे होता है, तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। और भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न। अब मान लीजिए 25 उच्च न्यायालय है, तो जरूरी नहीं कि बिहार में जितना है उतना ही उड़ीसा में हो, उड़ीसा में जितना है उतना ही आपको यूपी में हो। ये बिल्कुल ही वो नहीं है, मतलब भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय के लिए भिन्न भिन्न उसमें क्या है, आपको जजों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या हो सकता है।
क्योंकि मान लीजिए बिहार की संख्या कितना है, जनसंख्या देखिए, वहां कितना आपको केस आ रहा है, वो सब डिपेंड करता है। अब देखिए, निषेधाज्ञा कानून न्यायालय की स्थापना वाला एक ही राज्य है, वो कौन सा आपका बिहार है। निषेध आज्ञा जहां आ जाए वह एक ही राज्य होगा, वो है बिहार। अब देखा जाए पटना उच्च न्यायालय, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 में हुआ था। कब? अब देखिए 1916 में हुआ था, तो जाहिर सी बात है उड़ीसा का कब अलग हुआ था, तो 1936 में, यानी उस समय उड़ीसा भी कहाँ था, बिहार में था। और बंगाल आपका 1912 में अलग हो गया था, बंगाल अलग हो गया था, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। जब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उसमें तीनों राज्य बिहार में थे। ठीक है दोस्तों, बंगाल अलग हो गया था। महाअधिवक्ता, देखिए जैसे अटॉर्नी महान्यायाधीश होता है आपको देश केंद्र में, वैसे ही आपको राज्य में महाअधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, वहां अटॉर्नी जनरल होता है। इसकी ये अनुच्छेद देखिए 165, इसको कैसे याद कीजिएगा, तो 6 में से 1 गया 5 गया, 6 में से 1 गया 5, मतलब गया क्या हुआ, नियुक्ति हो गया, नियुक्ति हो गया। 6 में से 1 गया 5, मतलब 165 हो गया, क्या हो गया, तो नियुक्ति हो गया। 6 में से 1 गया तो क्या होगा, 5, मतलब क्या हुआ, नियुक्ति हो गया। यह केंद्र के महान्यायवादी के समान होता है और यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता जो होता है, विधि मीन्स कानून, कानून का सबसे उच्चतम अधिकारी कौन होता है राज्य में, तो महाअधिवक्ता। और महाअधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। जैसे राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, वैसे ही महाअधिवक्ता भी प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। इनकी कोई सीमा कोई नहीं होती है कि आप इतना साल, अवधि नहीं होता है। अब इनका कार्य क्या है, तो विधि संबंधी सलाह किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार कार्य कोई भी कार्य करेंगे, ये नहीं कि अपने मन से करेंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल वह राज्यपाल के अधीन एक तरह से कह सकते हैं कि हो सकते हैं, क्योंकि उनका सारा जो भी है वो राज्यपाल की, मतलब एक पद भी नहीं चल सकते, जो राज्यपाल करेंगे वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। ये तो हो गया न्यायपालिका पढ़ लिए, कार्यपालिका पढ़ लिए, विधायिका पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। क्योंकि हम लोग मौर्य काल पढ़े हैं, गुप्त काल पढ़े हैं, प्राचीन इतिहास में, उस समय जनपद होता था, महाजनपद होता था, गण होता था, ग्रामीण होता था। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि बिहार का जो प्रशासन है वो कैसे चलता है। तो सबसे पहले होता है दोस्तों प्रमंडल, उसके बाद मंडल, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत। प्रमंडल और जिला के बारे में आपको हम अपना बिहार एक परिचय में आपको बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसमें दे देंगे, तो आप उसमें अच्छी तरह मैप से याद कर सकते हैं। राज्यों के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उसके बीच समन्वय करने के लिए एक सचिवालय। अब ये सब कुछ जो है राज्य में जो है, और सभी प्रशासनिक इकाइयों को संचालित करने के लिए एक क्या बनाया गया, एक सचिवालय बनाया गया, और जिसका मुखिया कौन होता है, सचिव होता है। तो वही बिहार सचिवालय गठन कब हुआ था, 1912 में। और 1912 से आपको याद होना चाहिए कि 22/1912 क्या हुआ था, तो बंगाल बिहार से अलग हुआ था। यह मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के नीचे होता है, जो राज्य प्रशासन की उच्चतम संस्था होती है। अब राज्य प्रशासन क्या होता है, तो प्रमंडल, मंडल, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत, और यही इसका क्या होता है, इसी का जो उच्चतम संस्था होता है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के नीचे होता है। इसका प्रधान कौन होता है, मुख्य सचिव। और स्थापना के समय केवल 8 विभाग थे, जो 1955 में बदलकर कितना हो गए, 34 विभाग हो गए। अब सचिवालय का कार्य क्या है, तो क्षेत्रीय नियोजन एवं परियोजना निर्माण। क्षेत्रीय मतलब कि प्रमंडल हो गया, चाहे मुख्य कहीं भी हो, वहां का निर्माण और परियोजना देखना है। उसके बाद विधानमंडल एवं नियमावली का गठन। ठीक है, विधानमंडल को पता है, विधानसभा, विधान परिषद। बजट एवं नियंत्रण व्यवस्था, बजट भी देखना है, नियंत्रण भी देखना है, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन देखना है, मंत्रियों, उप मंत्री, मुख्यमंत्रियों के दायित्वों के निर्वहन में भी सहायता करना है। तो ये इनके कार्य हो गए। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं प्रमंडल से। तो प्रमंडल जिसको कमिश्नरी कहते हैं, एक कमिश्नर, प्रमंडल में क्या होता है, कमिश्नर होता है। तो आइए, और डिस्ट्रिक्ट, जिला में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। अनुमंडल में
आपको क्या होता है, तो सब डिविजनल अफसर एसडीएम होता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा ही हम प्रखंड में सीओ देखेंगे, फिर ग्राम पंचायत में मुखिया, ऐसे ही होता है। तो प्रमंडल के बारे में जानते हैं। तो राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन इकाई का सबसे, अब राज्य में क्या है, क्षेत्रीय प्रशासन है, मतलब क्षेत्र वाइज बांटा गया है। तो उसमें सबसे जो उच्चतम या शीर्ष संगठन है वो क्या है, प्रमंडल है। और इसका उच्चतम अधिकारी कौन है, कमिश्नर। मतलब राज्य में क्षेत्र वाइज शासन होता है, और वो उसमें पूछा जाए कि सबसे उच्चतम जो संगठन आपका कौन सा है, तो प्रमंडल होता है। क्योंकि अपने पास टोटल 9 प्रमंडल, प्रमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमिश्नरी, और कमिश्नरी से कमिश्नर याद रखिएगा कि इसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है, तो उच्चतम अधिकारी कमिश्नर होता है, और उसकी सहायता के लिए अपर आयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय केवल 4 प्रमंडल हुआ करता था बिहार में। कौन कौन, तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर। कब, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन कौन था, तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, और आपका देश आजाद कब हुआ था, 1947 में। अब देखिए, तो जब झारखंड अलग हुआ तो पलामू, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, 4 हो गया, तिरहुत, भागलपुर, पटना, छोटा नागपुर। तो तिरहुत बिहार में है, भागलपुर बिहार में, पटना बिहार में, और नागपुर कहाँ है, आपको झारखंड में है। तो जब झारखंड अलग होने से पहले 13 था, देखिए स्वतंत्रता के समय 4 था, लेकिन जब झारखंड अलग होने से पहले कितना हो गया था, 13 हो गया था। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ तो पलामू, संथाल, परागन, उत्तरी नागपुर और दक्षिण नागपुर, ये टोटल कितना हो, 1 2 3 4, तो 13 में से 4 गया 9। तो बिहार में कितना बचा था, झारखंड चला गया, बिहार में, वर्तमान बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। मतलब आजादी के समय आपके पास कितना प्रमंडल था, 4 था। कौन कौन, तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर। लेकिन जब झारखंड अलग नहीं होता उस समय तक कितना हो गया था, तो 13 में 4, 13 में कितना हट गया, तो 4 आपको झारखंड में कौन कौन, तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल, परागन और पलामू, 4। ओके दोस्तों, अब 9 जो देखेंगे तो बिहार में 9 कौन कौन सा है। तो अगर आप छोटा सा एक मैप में अगर देखा जाए, हालांकि आपको मैप के बारे में बता चुका हूं, मान लीजिए सपोज करिए बिहार है, ये बिहार है, और यहाँ बीचों बीच क्या होता है, गंगा, इधर क्या होता है, नॉर्थ, इधर क्या होता है, साउथ। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये हो गया आपको सारण प्रमंडल, तो सारण, सिवान और गोपालगंज, ये कितना हुआ, 1 नंबर सारण प्रमंडल। अब देखा जाए यहाँ पे कौन सा है, सारण। अब देखा जाए इधर, तो ये इसको दो तो क्या, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसका क्या होता है, शिवहर, सीतामढ़ी, उसका मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये सब मिलकर, ये इतना मुजफ्फरपुर, वैशाली सब मिलकर कौन सा होता है, ये है आपको तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल। ये 2 नंबर हो गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय आपको मुजफ्फरपुर में है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो हो गया आपको हो गया मधुपुर, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, अगर देखा जाए आपको तो तिरहुत हो गया। अब कौन सा है, दरभंगा, तो मधुबनी, दरभंगा और लास्ट में समस्तीपुर। तो ये कौन सा प्रमंडल है, तो दरभंगा प्रमंडल, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो दरभंगा है। तो ये आपको तीसरा हो गया, ये कौन सा हो गया, तीसरा। कोसी देखा जाए तो कोसी में देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो सहरसा, मुख्यालय कहाँ है, सहरसा पे। तो ये हो गया 4 नंबर, याद हो गया दोस्तों। अब देखिए पूर्णिया में बात किया जाए तो अररिया, याद रखिएगा, अररिया हो गया, उसके बाद हो गया किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये कौन से प्रमंडल में दोस्तों, तो पूर्णिया प्रमंडल में। तो 1 2 3 4 5 क्लियर हो गया आपको, 1 2 3 4 5। अब आइए, ये सारे उत्तर में है। अब दक्षिण की तरफ आइए, इधर
दक्षिण में पश्चिम से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो नालंदा, नालंदा के इधर पटना, पटना से सटे क्या है भोजपुर, उसके बाद क्या है बक्सर, उसके बाद क्या है कैमूर, उसके बाद क्या है रोहतास। तो ये सारा जो है आपको पटना प्रमंडल में पड़ता है और उसका मुख्यालय कहाँ है, पटना। उसके बाद आइए तो यहाँ पे हो गया औरंगाबाद, अलवर, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर। ये कौन से एथी में है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो ये आपको पड़ गया मगध, मगध प्रमंडल में, जिसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, तो गया है। उसके बाद देखिए तो इधर आप आ जाइए तो शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और लास्ट में क्या था जमुई। तो ये कौन सा प्रमंडल है दोस्तों, तो ये है मुंगेर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेगूसराय में है। तो ये हो गया आपको 8। और 9वां की बात की तो एक होता है भागलपुर और दूसरा होता है बागा। तो 9वां प्रमंडल क्या है, भागलपुर, मुख्यालय क्या है भागलपुर, और इसका कौन कौन है, तो भागलपुर और बांका। तो ये आपको 9 टोटल प्रमंडल याद हो गया। मुझे उम्मीद है कि 9 प्रमंडल आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। उत्तर और दक्षिण में बिहार को बांट दीजिए, उत्तर में पश्चिम से आइए तो हो गया सारण, सीवान, गोपालगंज। ये कौन सा प्रमंडल में है, सारण प्रमंडल में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो छपरा, छपरा कहाँ है, सारण में। दोस्तों स्पष्ट है, और सारण में कमिश्नरी है, इसलिए आपको छपरा में कमिश्नरी है, इसलिए कहा गया कि छपरा क्या है, मुख्यालय है। अब देखिए तिरहुत प्रमंडल, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी से कटा है शिवहर, तो शिवहर, सीतामढ़ी, उसके बाद आ जाइए तो मुजफ्फरपुर, वैशाली। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर। ये कौन सा है, तो तिरहुत प्रमंडल। उसके बाद आइए तो देखा जाए आपको दरभंगा, तो मधेपुरा, समझ आऊंगा दोस्तों, मधुबनी, ऊपर में क्या है दोस्तों, ऊपर में उत्तर देखिए तो मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, दरभंगा। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, दरभंगा। देखिए दरभंगा अगर देखा जाए प्रमंडल कौन सा है, दरभंगा। तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुख्यालय कहाँ है, दरभंगा। उसका दोस्तों देखिएगा तो सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। देखिए दोस्तों आपको कोसी देखिएगा तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मुख्यालय का है सहरसा। और कौन सा प्रमंडल है, तो ये कोसी प्रमंडल। उसके बाद आइए तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये कौन सा प्रमंडल है, तो पूर्णिया प्रमंडल में, मुख्यालय का है पूर्णिया। तो ये हो गया उत्तर में। दक्षिण बिहार में जैसे पश्चिम की तरफ आइएगा तो मान लीजिए गंगा नदी सटे देखिए तो पटना, पटना से क्या है, नालंदा, नालंदा, पटना, उसका क्या होगा, नालंदा, पटना, भोजपुर या आरा, बक्सर। उसके बाद दोस्तों कैमूर, रोहतास। ये कौन सा प्रमंडल है, पटना प्रमंडल। और पटना ही क्या है, उसका मुख्यालय भी है, क्योंकि कमिश्नर का है पटना में है। उसके बाद देखिए दोस्तों मगध, मगध में क्या है, तो औरंगाबाद, अलवर, जहानाबाद, नवादा और गया। मुख्यालय कहाँ है, गया। तो ये आपको हो गया मगध। उसके बाद देखिए दोस्तों तो उसके बाद आपको पड़ता है शेखपुरा, शेखपुरा के बगल में लखीसराय, लखीसराय से ऊपर चलिए बेगूसराय, बेगूसराय के बगल में जाइए खगड़िया, खगड़िया के नीचे आइए मुंगेर और मुंगेर के नीचे आइए जमुई। ये कौन सा आपको है, तो ये आपको जो प्रमंडल है ये आपको मुंगेर प्रमंडल, और जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेगूसराय। और लास्ट एक बच जाता है जिसका भागलपुर और बांका। भागलपुर प्रमंडल है और मुख्यालय भी भागलपुर में है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम आपको प्रमंडल बता दिए थे और अब हम देखेंगे प्रमंडल के बाद जो होती है प्रशासनिक इकाई, वो है जिला। और चूंकि कई जिला मिलाकर प्रमंडल बनता है तो जिला के नीचे अनुमंडल, तो कई अनुमंडल मिलाकर एक जिला जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो 10 तो याद रखिएगा जिला प्रशासन का प्रमुख जिला अधिकारी होता है, जिसको डीएम कहिए, कलेक्टर कहिए, जो कहना है।
और 1970 में जिला अधिकारी से विकास कार्य को अलग कर जिला विकास पदाधिकारी को दे दिया गया था, जिसको डीडीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर कहते हैं। और जिलाधिकारी समानतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है। और वर्तमान में दोस्तों को बता दें कितना जिला है, तो 38 जिला। और इसमें अलवर कब बना था? अलवर जो है दोस्तों 2001 में अलवर का गठन था। तो सबसे न्यूनतम जिला कौन सा है? अलवर। अनुमंडल सब डिविजनल अफसर, अनुमंडल के नीचे होता है प्रखंड। तो कुछ प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है, जिसका प्रशासन का संचालन अनुमंडल पदाधिकारी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सब डिविजनल अफसर कहते हैं, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। और इसका काम क्या है? तो सर्कल अफसर है, उस पर नियंत्रण और निगरानी का दायित्व है। अनुमंडल अधिकारी पंचायत समिति की बैठक में भाग लेता है। और वर्तमान में अनुमंडल कितना है? 101। प्रखंड की बात करें तो कुछ गांव को मिलाकर एक प्रखंड बनता है, जिसका प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर होता है। और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक चिकित्सा, कृषि, पशु विकास करना होता है। और बिहार में वर्तमान में अभी कितना प्रखंड है? 534। इसको याद करना बहुत आसान है। क्यों? तो नॉर्थ से साउथ कितनी लंबाई है? तो 345। तो 5 को अगर लगा दे तो कितना होगा? 534। ये क्या है? प्रखंड। और ये क्या है? तो नॉर्थ से साउथ बिहार की लंबाई है। ग्राम पंचायत या राज्य की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे ऊंची इकाई कौन सा होता है? तो प्रमंडल होता है। तो इसका प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। और गांव का प्रबंधन एवं सुधार ग्राम पंचायत करता है। और वर्तमान में बिहार में ग्राम पंचायत की कुल संख्या 8406 है। इसके बारे में हम आगे और विस्तार देंगे। एक चीज दोस्तों आपको बता दूं, जैसे अब घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और उसका बिहेव देखकर लोग घर की जो आचरण होते हैं उसके बारे में कैरेक्टर में बताते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ग्राम पंचायत सही है तो यह भी सही है। हालांकि सबसे ज्यादा पावर प्रमंडल में है, लेकिन इसकी जड़ कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में, इसलिए ग्राम